नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मोदी जी कुछ करें, छोटा करें या बड़ा करें, उसका तमाशा गोदी मीडिया पे बहुत होता है। एआई का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में और हकीकत क्या है, ये अभय दुबे जी ने एक-एक करके पढ़ते खोल दी। आप हैरान हो जाएंगे कि शोध के नाम पर भारत कितना छोटी जगह पे काम कर रहा है और किस तरह करोड़ों रुपए का हेरा-फेरी हो रही है। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर ज्यादा शोध होते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर कहाँ है, मजारों पे बुलडोजर कैसे चल जाए, इस तरह के शोध होते रहते हैं। अभय दुबे जी की बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। दुनिया भर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन मोदी जी कर रहे हैं एआई का। मतलब कम कम से कम हमारे विश्व गुरु जी पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि भाई एआई से जो ये झूठ बोलते हैं लोग, वो पकड़ में आ जाएंगे। इस तरह के काम मोदी जी बहुत करते हैं, लोगों के झूठ पकड़ने के में एक्सपर्ट हो गए हैं। तो स्वागत करना चाहिए कम से कम एआई का। मुझे लगता है आज आप इसके स्वागत में, इसकी तारीफ में बहुत व्याख्यान देंगे, बताएंगे कि आप मोदी जी ने कितना महान कार्य किया है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट और इतना बड़ा सम्मेलन टीवी चैनलों पे, गोदी मीडिया के चैनलों पे। तो मैं कल से सुन रहा हूँ कि बखान उसका कि दुनिया, भारत नेतृत्व कर रहा है आगे विश्व गुरु के नेतृत्व में। दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, एआई का फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। कांग्रेस पे आरोप, कई एक चैनल पर मैं देख रहा था, कांग्रेस को बस उन्होंने गालियां नहीं दी एआई को लेकर कि कांग्रेस ही झूठ फैला रहे हैं, कांग्रेस ये करती है, कांग्रेस वो करती है एआई को लेकर। तो क्या लगता है ये जो सम्मेलन है, इससे मोदी जी की साख तो बढ़ जाएगी? इस तरह के सम्मेलनों से साख बढ़ती है, अच्छी बात है, देश की साख बढ़नी चाहिए। क्या लगता है आपको ये सम्मेलन क्यों कराया जा रहा है, किस देखिए, लोग? आप आपको संजय जी पहले याद से होगा। मुस्कुरा रहे हैं, आप पहले से मुस्कुरा रहे हैं। जी हाँ, आपको संजय जी याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी नए-नए प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक़्त तक मार्गदर्शक मंडल में डाले गए जो नेता थे, वो इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए थे, इतने निष्क्रिय नहीं हुए थे, उनमें कोई बयान-वयान देने की क्षमता बची थी। और लाल कृष्ण आडवाणी भी तब तक अलर्ट थे, काफ़ी सतर्क, चौकन्ने रहते थे। तो उन्होंने मोदी जी की एक खूबी के बारे में हम लोगों को बताया था, लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र भाई बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। और ये बात नरेंद्र मोदी ने कुछ साबित किया हो न किया हो, अपने गुरु और अपने मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी का अपने बारे में दिया गया ये जो वक्तव्य था, उसको नरेंद्र मोदी ने बार-बार सही साबित किया है। मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, मैं भी मानता हूं। और वो इवेंट इतनी खूबी और बढ़िया तरीके से करते हैं, भले उसका फायदा नुकसान क्या हो ये बाद में पता चलता है। जैसे कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाला था, क्या जबरदस्त इवेंट मैनेजमेंट था, आप बताइए। उस वक्त तो देख के ही लग रहा था कि केवल इस मंदिर की दम पे ही लोकसभा का चुनाव, अगला चुनाव जीत लेंगे। नहीं लग रहा था? हम सबको लग रहा था, ईमानदारी की बात ये है। हाँ। अच्छा, अब इन्होंने इसी तरीके से इवेंट, पूरी उनके पिछले 11 साल का शासनकाल ही इवेंट्स का एक बड़े विशाल भव्य इवेंट्स का एक लंबा सिलसिला है। चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, जहां उन्होंने भारत मंडपम में G20 का सम्मेलन किया था, वहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ कर रहे हैं ये। अच्छा, इसमें उन्होंने दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी बड़े-बड़े महारथी हैं, जिसमें सैम अल्टमैन हैं और दूसरे कई लोग हैं, उन सबको बुला रखा है। वो सब लोग आए हैं, भारत सरकार के खर्चे पे आए हैं, 7 स्टार अवभगत का मजा ले रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार के बारे में और भारत का एआई की दुनिया में कितना उज्जवल भविष्य है, इसके बारे में कुछ न कुछ तो उन्हें अच्छी बातें कहनी है। गुडी-गुडी बातें उन्हें कुछ कहनी है, तो सैम अल्टमैन भी कह रहे हैं, दूसरे लोग भी इस तरह की बातें कह रहे हैं। उससे खबर बन रही है, फुटेज मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी के लिए इससे बढ़िया कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, खासतौर से उस समय में जबकि वे बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, चारों तरफ से फंसे हुए हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीजों से कैसे बच के निकलें। तो ऐसे में ये जो एआई का जो महाकुंभ हो रहा है तथाकथित, इसने एक मौका प्रदान किया है नरेंद्र मोदी के लिए कि वो अच्छे दिख सकें, अपने अपने बढ़िया ड्रेस सेंस का प्रदर्शन कर सकें, एक अच्छा भाषण लिखा हुआ एक अपना भाषण दे सकें, और एक जो उन्होंने गुलाबी तस्वीर चलाने की मुहिम चलाई है, नैरेटिव रन, उसके अंदर इसका एक अध्याय उसमें और जोड़ सकें। जबकि हकीकत क्या है? आप कह रहे थे मैं मुस्कुरा रहा था, अब मैं थोड़ा हकीकत बताऊंगा आपको। मैंने कुछ हकीकत नोट करके रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की हकीकतें ढूंढना, उनको नोट करिए, मेरा पुराना शगल है। देखिए, एक स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स है दुनिया की। जाहिर है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई होगी।
स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स है, और उस एआई इंडेक्स में है कि अमेरिका के पास एआई के 40 शानदार मॉडल हैं। इस वक्त दुनिया में अमेरिका के पास एआई के 40 शानदार मॉडल हैं। चीन के पास 15 बहुत बेहतरीन मॉडल हैं, चीन दूसरे नंबर पे है। यूरोप के पास 3 मॉडल हैं एआई के, वो तीसरे नंबर पे है। भारत इसमें कहां है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत कहां है? तो आपको स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में तो भारत कहीं दिखता ही नहीं, उसमें तो नाम ही नहीं है भारत का। अब उसके बाद आपको दूसरी इंडेक्स की तरफ चलना पड़ेगा, वो है आईएमएफ ने एक इंडेक्स बनाई है, आईएमएफ एआई इंडेक्स। वो 174 देशों की इंडेक्स है। उस 174 देशों की इंडेक्स में भारत का 72वां स्थान है। ये है। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है पिछले 10-15 सालों में। बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इन्फोसिस है, वगैरह वगैरह, ये सब है। ये उनकी अजीम प्रेमजी की कंपनी है। ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं भारत की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्विसेज बेचती हैं, और बदले में भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत का जो विदेशी मुद्रा का कोष है, वो इन कंपनियों की बदौलत टिका हुआ है, सर्विसेज इंडस्ट्री। लेकिन इस सर्विस इंडस्ट्री की खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, ये दरअसल मेंटेनेंस कंपनियां हैं। जैसे दुनिया में किसी बड़ी कंपनी के पास एक कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत है, तो उसको मेंटेन करते हैं, उसके बदले में तगड़ी फीस हासिल करते हैं। वो फीस भारत आती है, तो भारत के कोष को भी फायदा होता है। ये कंपनियां ये काम करती हैं। इन लोगों ने कोई भी नई चीज नहीं बनाई है आज तक, कुछ भी नया नहीं किया है। तो भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, वो किसी भी नए आविष्कार के लिए नहीं जानी जाती है। और एआई की खूबी ये है कि ये कंपनियां जो काम कर रही हैं, एआई धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज रफ्तार से इस काम को खत्म कर देगी। ये मेंटेनेंस का काम जो है ना, प्रोग्रामिंग करने का काम, प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ गई है तो उसको जाकर दुरुस्त करने का काम। जैसे आपका कंप्यूटर है, हार्डवेयर तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में आप सोच रहे हैं कि इसमें देखिए ये सॉफ्टवेयर ठीक से खुल नहीं रहा है, बार बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आप एक अपना वेंडर को फोन करते हैं, वेंडर एक बंदे को भेजता है, एक कंप्यूटर इंजीनियर को भेजता है, वो थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर ठीक करके चला जाता है, चीजों को सेट कर देता है। ये कंपनियां ग्लोबल लेवल पे इस तरह का काम करती। एआई क्या है? कृत्रिम बुद्धि या यंत्र बुद्धि आप कह सकते हैं एआई को। जो यंत्र बुद्धि है, वो दरअसल मनुष्य की मदद नहीं कर रही है, बल्कि मनुष्य को रिप्लेस कर रही है, मनुष्य की जगह ले रही है। जो काम मैं करता हूं लेख लिखने का, एक दिन ऐसा आएगा जबकि एआई के जरिए वो काम हो जाएगा, फिर मेरी बाजार को आवश्यकता नहीं रहेगी। हालत यह है कि जिन लोगों ने एआई के मॉडल बनाए हैं, एआई ने उन्हीं को रिप्लेस कर दिया है। बहुत जगह ऐसी है जहां एआई के कुछ मॉडल बने हैं, कुछ एआई उसमें जब मॉडल बन गए तो लोगों को लगा कि अब उनकी क्या जरूरत है। वो लोग खुद, जो एआई के मॉडल बनाने वाले भी खुद बेरोजगार हो गए हैं। तो पूरी भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, इसमें बहुत 50 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर साल भारत में पैदा होते हैं। 50 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत में हर साल होते हैं। उनमें कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ साधारण किस्म के होते हैं। ये सारे के सारे लोग एआई की वजह से बेरोजगार हो जाने वाले हैं, और ये तभी बेरोजगार होने से बच सकते हैं, या एआई की वजह से दुनिया में जो रोजगारों की बढ़ोतरी होगी, भारत उसमें तभी हिस्सेदारी कर सकता है जबकि भारत खुद भी एआई बनाने वाला देश बने। लेकिन स्थिति क्या है? पिछले पिछले वित्त वर्ष में भारत में एआई के विकास और अनुसंधान के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। जब इस साल नया बजट निर्मला सीतारमन ने बनाया, तो उस 2000 करोड़ के प्रावधान को घटा के उन्होंने 1000 करोड़ कर दिया, यानी 50% की सीधी उसमें कटौती कर दी। क्यों कटौती की? कि भारत का जो एआई मिशन है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में से बड़ी धूमधाम के साथ चलाया गया था, वो पूरे साल में 2000 करोड़ में से केवल 800 करोड़ खर्च कर पाया। तो जाहिर है उनका फिर बजट घटा कर दिया। ये भारत की स्थिति है एआई की। एआई केवल वो देश डेवलप कर सकते हैं जो देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर
बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना निवेश करता है? अपने कुल जीडीपी का, कुल घरेलू उत्पाद का कुल घरेलू उत्पाद का 0.7%, यानी 1% से भी कम। भारत 0.7% अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। चीन अपने जीडीपी का कितना खर्च करता है? भारत से उसका चीन का जीडीपी भी बहुत ज्यादा है भारत के मुकाबले। चीन करता है 2.7%, यानी भारत से पूरे 2% ज्यादा। अपना जीडीपी का 2% ज्यादा, यानी कितना ज्यादा खर्च करता है इसका आप अंदाजा लगाओ। अमेरिका कितना खर्च करता है अपने जीडीपी का? जो अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी है, 3.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है। भारत खर्च करता है केवल 0.7%। स्थिति यह है कि हुवेई नाम की जो कंपनी है वो अकेले ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 2023 में $23 अरब उसने खर्च किए थे। भारत का निजी क्षेत्र कुछ भी खर्च नहीं करता रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तकरीबन ना के बराबर। यानी इसीलिए भारत टेक्नोलॉजी में पूरी तरीके से फिसड्डी है। एआई तो बहुत आगे बढ़ी हुई टेक्नोलॉजी है जिसमें हर हफ्ते नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि उसके साथ कदम ताल करना नामुमकिन है। लेकिन मोदी जी केवल एक काम कर सकते थे, उन्होंने कहा हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं और हम एक बहुत बड़ा एआई के ऊपर एक समिट करेंगे धूमधाम से। भारत मंडपम इसीलिए बनाया है उन्होंने, और भारत मंडपम में उन्होंने एआई का समिट कर दिया। इस समिट के दम पर अगले 4 साल तक मोदी जी अपने हाथ से अपनी पीठ को ठोकेंगे और गोदी मीडिया लगातार उनकी पीठ ठोकता रहेगा। जहां तक एआई का सवाल है, भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत फिसड्डी है। भारत केवल मेंटेनेंस करने वाला काम करता है। जो बंदा आपको कंप्यूटर बेचता है वो ठेका लेता है ना कि आपके कंप्यूटर में आप जब गड़बड़ी होगी तो वो मेंटेन करने भी आएगा उसको। इसीलिए तो आप उससे कंप्यूटर खरीदते हैं, इसीलिए आप उससे प्रिंटर खरीदते हैं। प्रिंटर में कागज फंस गया, आपसे नहीं निकलता जा रहा, तो आदमी बेचता है, कागज निकाल के साफ करके दे देता है आपको। भारत का तमाम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी जिसके गीत गाए जाते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति यह है, भारत एआई के क्षेत्र में किसी भी किस्म के इनोवेशन करने की हैसियत से भी बहुत पीछे है। तो सारा का सारा जो कुछ बोला जा रहा है, ये सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का एक और विषय है, एक और मौका है, जिसके जरिए ये लोग अपने आप को वो मौका दे रहे हैं। इन लोगों के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है संजय जी, इन लोगों के पास हमने कोई बड़ा तीर मारा है कुछ दिखाने के लिए है नहीं, इसीलिए इस तरह के प्रपंच रचते रहते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है अभय जी कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। शोध तो हम लोग करते ही करते हैं। देखिए, हमने शोध से ढूंढा कि संभल की मस्जिद के नीचे मंदिर है, खुदाई करा दी, 5-7 लोग मर गए पुलिस गोली से। हमने शोध करके कहा कि किसी के घर के ऊपर हरा झंडा नहीं होना चाहिए, जैसी मैं शर्ट पहन के बैठा हूँ, उतारने पहुंच जाते हैं हम लोग उस पे। हम लोगों ने शोध किया कि युवाओं को रोजगार से ज्यादा कावड़ यात्रा ले जाना जरूरी है। हमारे इस तरह के शोध तो चलते रहते हैं। मथुरा वाला शोध शुरू हो गया है, आप कह रहे हैं कि शोध नहीं होता। ये तो अलग अलग चीजें है ना, हमारी रिसर्च होती तो है। ये वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना जिसके ऊपर बजट नहीं देना पड़ता, ये बिना बजट के होने वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वोट मिल जाता है, लेकिन इससे वोट मिल जाता है। लेकिन वो मैं तो उसमें हमेशा शक करता हूँ। बात मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं चुनाव जीतती। मैं कई बार कह चुका हूँ उस बात को। भारतीय जनता पार्टी ये सब जो तमाम उछल कूद मचाती रहती है उधर, एक अल्पसंख्यक विरोधी बातें करती रहती है। भाजपा को अगर 100 वोट मिलते हैं, मेरा मानना है कि उसमें से केवल 8 या 10 वोट ऐसे होते होंगे जो इस वजह से मिलते हैं, बाकी 90 वोट दूसरी वजह से मिलते हैं। क्या ऐसी कौन सी वजह होती है जो 90 वोट मिल जाते हैं? बड़ी वजह है विपक्ष के वोट बटे हुए हैं। वो तो हमेशा बटे रहेंगे, तो इसीलिए हमेशा जीतती रहेगी वो जो है वो तो चाहते ही चाहते हैं। जैसे वहां पे उन्होंने बंगाल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने और लगातार चुनाव जीतते रहने की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसको आप एआई चाहें तो कह दीजिए। उसमें ज्ञानेश कुमार आते हैं। हाँ, ज्ञानेश कुमार भी उसके हिस्से है। उस टेक्नोलॉजी का जो सबसे ताजा और नया R&D जो भाजपा के पास पॉलिटिकल R&D जो है, उसके गर्भ से एक नया चीज निकली है, उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार का और नरेंद्र मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन की वजह से तो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ बैठे हुए लखनऊ में
गदर ही हो अखिलेश जी गया। बेचारे परेशान है, अखिलेश जी बेचारे परेशान है कि जनवरी के कुछ दिनों में ही उन्होंने 52 लाख नए वोटर जोड़ दिए हैं मतदाता सूची में। आप सोचिए ना, देखिए जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए हैं और इसमें से 80-90% वोट जो हैं वो हमारे ही हैं। फिर उन्होंने दूसरे चरण में उन्होंने और जो नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी अध्यक्ष बने हैं, उन दोनों ने मिलकर ये ऐलान किया कि जाओ अपने कार्यकर्ताओं से हर बूथ के ऊपर कम से कम 200 वोट जुड़वाओ। एक बूथ में कितने वोटर होते हैं बताइए? 1200 वोटर होते हैं एक बूथ। अब 1200 वोटरों में जो वोट कटे हैं करीब 15% हर बूथ पे वोट कटे हैं, तभी तो 4.5 करोड़ वोट होंगे। उसमें भाजपा 200 बूथ कटवाने का अभियान चला रही है, 200 वोट जोड़ने का फॉर्म 7 के जरिए अभियान चला रही है। उसी पे तो आज अखिलेश जी ने बहुत नाराजगी जताई कि फॉर्म 7 भाजपा वाले भर रहे हैं। तो उसी वक्त जब इन्होंने ये ऐलान किया था तभी मैं योगेंद्र यादव से मैंने एक लंबी चर्चा की थी। तब योगेंद्र जी ने अपना आकलन सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा कम से कम 70 से 80 लाख वोट जुड़वाएगी। उसके जो बीएलए हैं, उसके जो पन्ना प्रमुख हैं और जो योगी सरकार के प्रभाव में आने वाले बीएलओ हैं, वो कम से कम 70-80 लाख ये लोग 3 लोग मिलकर जोड़ेंगे और 70-80 लाख में कम से कम 80-85% भाजपा के वोट होंगे, 10-15% में दूसरी पार्टियों के भी वोट होंगे। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वो चुनाव अगले साल होगा, इसी साल वो गारंटी कर ले रहे हैं अगले साल चुनाव कैसे जीता जाना है। इसीलिए सभी प्रांतों में ज्ञानेश कुमार जी हैं, वो तारीख नहीं बढ़ा रहे हैं फाइनल वोटर लिस्ट के, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं ताकि पूरा मौका मिले इन लोगों को, जितने वोट जुड़वाना चाहें उतने जुड़वा लें। जब भाजपा के रणनीतिकारों को विश्वास हो जाएगा कि हमने सारे वोट जितने हम चाहते थे हमने जुड़वा लिए हैं अपने, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी डिक्लेयर कर देंगे कि ये रही आपकी अंतिम मतदाता सूची। प्यार की तरह खेल हो जाएगा। सब इसी तरीके से चल रहा है और हमारे आपके पास में, अखिलेश जी के पास में, तेजस्वी यादव के पास में, किसी के पास में इस प्रक्रिया को रोकने, पलटने या संशोधित करने का कोई उपाय नहीं है। केवल ममता बनर्जी इनकी आंख का कांटा है। ममता बनर्जी के सामने इनकी चल नहीं पा रही है कोई। एमके स्टालिन इनकी आंख का कांटा है। रेवंत रेड्डी इनकी आंख का कांटा है। मेरे ख्याल से जहां सरकार मजबूत सरकार है, सरकार तो हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन वो तो बेकार है सरकार। उसको तो क्या सरकार है, वो तो किसी तरह चल रही है। भाजपा ने शायद संकल्प नहीं किया, वरना कभी गिरा देती उसको। जहां जहां मजबूत विपक्ष है वहां इनको कांटा लग चुभ रहा है, बाकी तो फतह कर लेंगे। विपक्ष है और सत्ता में है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं चल पा रही, बाकी सब जगह भाजपा की चल रही है। अच्छा, तो उपाय क्या है? विपक्ष करे तो करे क्या? जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी क्या करें? इसका उपाय केवल जनता के पास है। मैं आपको बताऊं, इसका उपाय केवल जनता के पास है। केवल भारत की जनता ही जब संकल्प करेगी कि इनके हर हथकंडे से ओवर एंड अबव आगे निकलकर इनके खिलाफ वोट करना है, तब ये चुनाव हारेंगे बुरी तरीके से सारे देश के पैमाने पर। अब आप देखिए, आज अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई जितने वोट कटे हैं उनमें से 46% वोट मुसलमानों और यादवों के हैं। उनकी लिस्ट अब निकाली, उन्होंने बताया कि 46% वोट मुसलमानों यादवों के। तो ये बात तो अखिलेश जी को पहले से पता थी कि ये होगा। जब हमें और आपको पता थी तो उनको क्यों नहीं पता होगी? अब तो उनके पास क्या तरीका था इसको रुकवाने का? अगर रुकवाने का तरीका होता तो रुकवा दिया होता उन्होंने। अब वो केवल यही कह सकते हैं कि हो रहा है ये। आप बताओ, अखिलेश जी तो बहुत बड़े नेता हैं, पिछला लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मुझे पक्का यकीन है कि उनको पता था अखिलेश जी को कि यही सब होगा जो हो रहा है, लेकिन वो उनके पास उसको रोकने का कोई तरीका नहीं था और ना है ना होगा। एक ही तरीका है कि इन लोगों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, आप जनता के बीच में जाएं, जम के अपना प्रचार करें और मुलायम सिंह जी की भाषा में, अखिलेश जी के पिताजी की भाषा में कहें, पत्ता पत्ता बूटा बूटा इनके खिलाफ कर दें। मुलायम सिंह जी कहते थे, चिंता मत करो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा इन लोगों के खिलाफ कर देंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा इन लोगों के खिलाफ कर दें। एक ही तरीके से जीता सकता है चुनाव।
हाँ, कि मतलब एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाए, एक जन आक्रोश हो अब जाए, मतलब अन्ना की देखिए, तरह। अब वो और वैसी परिस्थितियां भी बन रही हैं, वैसी परिस्थितियां भी बन रही हैं जो 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 अमेरिका के साथ में जो आप वाणिज्य संधि करने जा रहे हैं ये लोग, जो अभी तो खैर भविष्य के गर्भ में है, उसमें पता नहीं क्या से क्या हो जाए, उसमें कोई नहीं कह सकता। उसमें इस प्रकार के बहुत से बड़े सरकार के लिए अंदेशे छिपे हुए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर इनके खिलाफ किसान आंदोलन हो, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन हो, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन हो। ये सारे आंदोलन खड़े हो जाएंगे, सरकार तो अपने आप गिर पड़ेगी, कितनी भी एसआईआर करवा ले वो, फिर ज्ञानेश कुमार अच्छा, नहीं बचा पाएंगे सरकार को। वो आंदोलन मास्टर अन्ना जी कहाँ चले गए? अन्ना जी तो इन्हीं के एजेंट थे। अन्ना जी जो थे वो तो इन्हीं के एजेंट थे, इन्हीं के लाए हुए थे। जब तक इनके जब काम पूरा हो गया तब जाके वहां बैठे हुए हैं, अपना आराम फरमा रहे हैं। समझ नहीं पाया कोई खेल ये इनका। हाँ, ये तो बात ये मैं मानता हूं। इस वक्त वो खेल कैसे किया गया ये बाद में पता चला है। अच्छा, क्या ये उस खेल के पीछे पूरी तरह से आरएसएस था? काफी बड़े पैमाने पर मेरा मानना है। देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन सक्रिय था, और बाबा रामदेव सक्रिय थे, वो भी आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो बाद में इनसे अलग हो गए आरएसएस से, लेकिन उस वक्त कई बार तो वहीं से पूरी लाइन मिलती थी। अरुण जेटली से लोग मिला करते थे, वहीं से सारी विचार विमर्श करके सारे कदम आगे बढ़ाए जाते थे। तो बड़े नियोजित तरीके से सारा खेल चल रहा था। ऐसा नहीं था कि लोग अचानक गुस्से में आ गए और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोमबत्ती हाथ में लेकर निकल पड़े और रामलीला मैदान की तरफ चल पड़े हो, ऐसा नहीं था। उस सबके पीछे एक संगठन था, एक गोलबंदी थी, एक योजना थी। तभी तो वो लोग जो घरों में बैठे रहते थे, घर से निकलते नहीं थे, अपनी गेटेड कम्युनिटीज से, अपने अपार्टमेंटों से, वो सवेरे से मोमबत्ती लेके प्रभात फेरी करने लगे थे। सही बात है, माहौल तो बन गया था पूरे देश में। मेरी आंखों के सामने हो रहा था सब ये। मैं टीवी अच्छा, पे सुनाई कर रहा था कांग्रेस सरकार की, उसका लाभ इन लोगों को मिल रहा था। सब मैं तो फायदा मान कर रहा रहे हूँ। हैं। अच्छा, अभी ये मुझे बताइए कि ये जो एआई का सम्मेलन हो रहा है इतना बड़ा, तो इस तकनीक से ये पता चल जाएगा कि एपस्टीन के घर पे हरदीप पुरी क्या कॉफी के संग क्या खाया था उन्होंने खाने में? उसके लिए एआई को पूरे मोदी सरकार का, हरदीप पुरी का, अनिल अंबानी के, इन सब के पैटर्न्स तलाश करने होंगे। एलएलएम करना होगा। एलएलएम कहते हैं उसको एआई की दुनिया में। एलएलएम का मतलब ये होता है कि पैटर्न्स की तलाश करना। जब उसे पैटर्न मिल जाएंगे एआई को, तब एआई समरी करके, यानी उसका सार संक्षेप करके हमें बता देगा कि एप्स्टीन से इनके संबंधों का सार संक्षेप क्या है। नूडल्स में कितनी मिर्ची डाल के खाते थे हरदीप पुरी, सॉस कैसा खाते थे, ये सब पता चल जाएगा। सब पता लग जाएगा। और वो वेजिटेरियन पास्ता खाने गए थे अनिल अंबानी वहां, वो भी पता लग जाएगा। उस और ये भी बीच पता पे लग जाएगा कि कम से कम 130 से ज्यादा जो मेल हैं उनमें बार बार नरेंद्र मोदी का जिक्र क्यों होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी कोई उस ताल्लुक है, लेकिन उन 130 मेल में वो लोग आपस में बात करते समय नरेंद्र मोदी पर भी चर्चा करते हैं, तो वो क्यों होता है ये भी पता लग जाएगा। अनिल अंबानी गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो लोगों को लगता तो है ही है कि भाई कुछ तो है मामला एपस्टीन फाइल का। इतने इतने लफड़े, इतने करोड़ों के घपले, और अनिल अंबानी पे कोई कार्रवाई नहीं। खेल तो लगता है कुछ ना। अनिल अंबानी का दिवाला जरूर पिट गया है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि वो बड़ी चीज है। अनिल अंबानी पे सरकार हाथ नहीं करे। अभय जी, कुंभ में गया तो क्या वीवीआईपी सिक्योरिटी मिली थी योगी सरकार ने? 150 सिक्योरिटी वालों के बीच में अनिल अंबानी नहा रहे थे। ये सब लोग बहुत बड़े लोग हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ के कुछ भी कह लें, थोड़ी देर की आजादी है, इसको हम लोग उपभोग कर लेते हैं, अपने मन को खुश कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों के पास जो सत्ता है और उसका जो इन लोगों का जो प्रताप है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक बात है, जलवा है लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बहुत समय दिया बातचीत में। थैंक यू। ये थे अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।